नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण लेकर आए हैं। अर्थात आज की इस वीडियो में हम अम्ल और क्षारक से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 का हमारा ये 13वां वीडियो है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। उसमें हम धातु की अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्ल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए विद्यार्थियों, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कि यदि कोई अम्ल है वो धातु के साथ में क्रिया करेगा तो धातु लवण का निर्माण होगा, साथ में वहां पर हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। हमारे पास में एक व्यापक रूप है कि जब कोई अम्ल है वो धातु के साथ में क्रिया करता है तो यहाँ पर धातु लवण का निर्माण होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस है वो भी बाहर निकलेगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसको किसी धातु जिंक से क्रिया करवा दें तो ये हमारे पास में एक धातु लवण जिंक क्लोराइड बन जाता है, साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो उड़ जाती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको यदि हम आयरन से क्रिया करवा दें तो फेरस सल्फेट बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो ये हमने देखा अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 10 के सिलेबस में हमारे यहाँ एक है पॉप टेस्ट, कि जब हम अम्लों को धातु के साथ में क्रिया करवाते हैं तो एक पॉप टेस्ट अभिक्रिया भी है। ये काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है ये रिएक्शन? इसमें एक प्रायोगिक व्यवस्था है जिसे आप देखेंगे। देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एक परख नली है। ये हमने एरो का निशान लगा रखा है, ये परख नली है। इसको हमने एक स्टैंड से जोड़ रखा है। ये आप यहाँ पर स्टैंड देख रहे होंगे और इस स्टैंड के साथ में इसको कसकर जकड़ रखा है। इस परख नली के अंदर हमने डाल रखा है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसके अंदर भर रखा है। तो यहाँ पर अम्ल पहले से ही मौजूद हैं। इसके अंदर हम धातु डाल रहे हैं और धातु के रूप में हम जिंक के दाने यहाँ पर डाल रहे हैं। तो जैसे ही इसके अंदर से आप तनु सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के दाने डालेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। और वो जो हाइड्रोजन गैस है एक प्रवाह नलिका यहाँ पर लगी हुई है, उस प्रवाह नलिका से होती हुई, देखिए ध्यान देंगे, प्रवाह नलिका से होती हुई एक दूसरे पात्र के अंदर जाएगी। वो जो दूसरा पात्र हमारे पास में है वो है साबुन का विलयन। साबुन का घोल हमने यहाँ पर बना रखा है और जब इस साबुन के विलयन के अंदर हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है तो यहाँ पर कुछ बुलबुलों का निर्माण हो जाता है। ये बुलबुले यहाँ पर बन रहे हैं। साबुन के बुलबुलों का निर्माण हो जाता है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो हाइड्रोजन से भरे ये साबुन के बुलबुले हैं। ठीक है, और जब इन बुलबुलों को हम मोमबत्ती की लौ के संपर्क में लाते हैं, ये हमारे पास में मोमबत्ती है
और मोमबत्ती की लौ के संपर्क में लाते हैं तो ये बुलबुले हैं इस लौ में जलते हैं और फट फट की आवाज है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखिए फट फट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, तो पॉप की ध्वनि यहाँ पर बाहर निकलती है, इसलिए इस को हम पॉप टेस्ट कहते हैं, इसे पॉप टेस्ट कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो पॉप होता है, आपने दिवाली पर पॉप यूज में लिए होंगे, उसी टाइप की यहाँ पर ध्वनि बाहर निकलती है, तो इसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, धातु की क्षारक के साथ में अभिक्रिया, अभी हमने देखी थी धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, अब हम यहां पर देखने वाले हैं क्षारक के साथ में। तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन होने वाली है। यहां पर जब क्षारक है वो धातु के साथ में क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहां पर आप ध्यान दें कि क्षारक धातु के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। ठीक है? तो ये हमने एक व्यापक समीकरण रखी है कि क्षारक जब धातु के साथ में क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो क्षारक है वो धातु के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक धातु है जिंक, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है इससे क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर एक धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए Na2ZnO2, ये है सोडियम जिंकेट जो कि धातु ऑक्साइड है। तो जब हम धातु की क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर आगे देखें, धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट यदि अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, चलिए देखिए। अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके लवण बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जल का निर्माण होगा। तो ये हमारे पास में एक रिएक्शन है। धातु कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे तब लवण बनेगा, CO2 बाहर निकलेगी, और ये जो CO2 बाहर निकलेगी वो वायु में मिल जाएगी, उड़ जाएगी, जबकि जो जल यहाँ पर बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनने वाला है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है, ये हमारे पास में एक लवण है, सॉरी ये हमारे पास में एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम एक धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे HCl की, तो ये NaCl एक लवण का निर्माण करेगा, साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी, जल का निर्माण भी होगा। क्लियर? तो ये थी धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। अब धातु बाइकार्बोनेट के साथ में भी देख लेते हैं कि क्या है, कि धातु का बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, कि धातु कार्बोनेट के स्थान पर अब की बार हम ले लेंगे धातु बाइकार्बोनेट, तो सेम प्रोसेस होने वाली है, लवण बनेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी, जल बाहर
निकलेगा। चलिए देखेंगे। अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O का निर्माण करेगा। चलिए देख लीजिए कि ये हमारे पास में अम्ल है, व्यापक रूप लिख रहे हैं हम। धातु बाइकार्बोनेट से इसको क्रिया करवा दें तो लवण और जल का निर्माण होने वाला है। क्लियर? तो ये हमारे पास में इस अभिक्रिया का एक व्यापक रूप है। अब इसका हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। HCl हमारे पास में है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एक धातु कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन होगी तब NaCl का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, जल यहाँ पर बनने वाला है। तो विद्यार्थियों यहाँ से तो जो NaCl है वो बाहर निकलेगा और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। ये दोनों आपस में मिलकर NaCl का निर्माण कर लेंगे और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर जल का निर्माण कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चूने का टेस्ट होगा। यहाँ से जो CO2 गैस बाहर निकल रही है, यहाँ से जो CO2 गैस बाहर निकल रही है उसको हम चूने के पानी के साथ में टेस्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा टेस्ट, कि चूने के पानी का टेस्ट, तो इससे आप समझें कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी हमने धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया देखी, तो उन अभिक्रियाओं के अंदर CO2 गैस बाहर निकल रही थी। उस CO2 गैस को हम यदि चूने के पानी में प्रवाहित करें तो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। तो ये हमारे पास में है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है, चूने का पानी है। इसके अंदर से यदि हम CO2 गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो ये इस पानी का जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा और श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो ये जो सफेदी हम अपनी दीवारों के ऊपर करते हैं उसका फॉर्मूला है, वो जब CO2 के संपर्क में आएगी तो वहां पर एक सॉलिड अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, मतलब दीवार के ऊपर वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल वहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? फिर आगे देखें, अधिक मात्रा में प्रवाहित करवाएंगे तो ये हमारे पास में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फिर जल के साथ में मिलकर CO2 के साथ में मिलकर CaHCO3 होल ट्वाइस का एक जलीय विलयन बनाएगा। क्लियर? तो ये था चूने के पानी का टेस्ट। अब आगे देखें, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो देखिए जब किसी अम्ल को हम क्षार के साथ में क्रिया करवा दें तो लवण बनेगा, साथ में यहाँ पर जल का निर्माण भी होता है। ये जो रिएक्शन है वो काफी पॉपुलर रिएक्शन है और ये आपको याद भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने एक क्षारक लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको HCl एक एसिड के साथ में क्रिया करवाएंगे तो एक लवण बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, साथ में जल यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास में एक क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास में अम्ल है HCl और ये हमारे पास में बन गया है एक लवण, साथ में जल बाहर निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, होती क्या है। देखें
कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक और एग्जाम्पल इसका कि ये यहाँ हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक होता है, ये हमारे पास में है H2SO4 जो कि एक अम्ल होता है। जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट एक लवण का निर्माण कर लेंगे, साथ में जल बाहर निकलेगा। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है विद्यार्थियों। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ अन्य तरीके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किस तरीके से हो सकती है। तो यदि हम प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ में क्रिया करवाएं तो ये अम्लीय लवण का निर्माण कर लेंगे, साथ में जल बाहर निकल जाएगा। देखो प्रबल अम्ल के साथ में यदि प्रबल क्षारक को क्रिया करवाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा, जल बनेगा, और दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ में क्रिया करवाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा, जल बनेगा। और यदि दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ में तो लवण क्षारीय होगा, जल का निर्माण होगा। एक बार इसे पुनः देख लीजिए कि यदि हम प्रबल अम्ल ले रहे हैं और उस प्रबल अम्ल के साथ में दुर्बल प्रबल अम्ल की क्रिया यदि हम दुर्बल क्षार के साथ में करवा रहे हैं तो प्रबल वाला लवण बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जो अम्ल है वो प्रबल था। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल की क्रिया यदि हम प्रबल क्षार के साथ में बनाएं, क्षार यहाँ पर प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय होगा। लवण कैसा होगा? क्षारीय। और यदि दोनों ही प्रबल हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होगा, दोनों ही दुर्बल हैं तो भी उदासीन लवण का निर्माण होगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। यदि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करें तो भी विद्यार्थियों लवण और जल का निर्माण होगा। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ में या धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक हम यहाँ पर व्यापक रूप देख लेते हैं। ये हमारे पास में है धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। इसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और जल बाहर निकलेगा। तो ये है हमारे पास में हो गया है कि यहाँ से यदि हम धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ में क्रिया करवाएं तो ये हमारे पास में एक लवण बन जाएगा, साथ में जल बाहर निकलेगा। देखिए विद्यार्थियों कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पर जब ये कॉपर क्लोराइड बनेगा तो नीला रंग का विलयन हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि अम्ल है वो क्षार के साथ में क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनाते हैं, तो धातु ऑक्साइड हैं वो कैसी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम देख लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ में अभिक्रिया। देखिए जो क्षार है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्रिया न करके अधात्विक ऑक्साइड के साथ में क्रिया करेंगे तो ये अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कैसी प्रकृति के होंगे? तो अम्लीय प्रकृति के होंगे। अम्लीय प्रकृति के होंगे तो क्षार के साथ में क्रिया करके डेफिनेटली लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दें
कि क्षार हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ में क्रिया करेंगे और साथ में लवण और जल का निर्माण कर देंगे। एक एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यदि हम CO2 के साथ करवाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में जल का निर्माण होगा। तो ये हमारे पास में एक क्षार है, ये अधातु ऑक्साइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण बन जाता है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। तो देखिए ये जो अधात्विक ऑक्साइड हैं एक तरीके के अम्ल ही होते हैं, और इनकी जब क्षार के साथ में अभिक्रिया होगी तो हम ये जानते हैं लवण और जल का निर्माण होगा। लवण तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जल का निर्माण भी होगा। आगे बढ़ते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कि यदि हम अम्ल और क्षार को जल के अंदर डाल दें तो क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, जल के अंदर डालने पर अम्ल है वो H+ आयन उत्पन्न करेंगे। कौन से आयन उत्पन्न करेंगे? H+ आयन देते हैं। और वो जो H+ आयन है वो जल के साथ में क्रिया करके H3O+ का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो यहां पर इसको क्लियर करें कि जब हम अम्ल के अंदर क्या डाल दें? जल डाल दें। क्या डाल दें? जल डाल दें, तो यहां पर हमारे पास में H+ आयन बन जाएगा। वो जो H+ आयन है वो जल के साथ में क्रिया करके H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेगा। ये हमारे पास में है हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए ये हमने एक इक्वेशन यहां पर दिखाई है कि अम्ल है वो क्या करेगा? जल के साथ में क्रिया करेगा, वो तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा, साथ में यहां से क्लोरीन आयन बाहर निकल जाएगा, क्लोराइड आयन यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से जब क्षारक को जल के साथ में क्रिया करवाएं तो OH- यहां पर उत्पन्न होने वाला है। तो इसकी भी रिएक्शन देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यदि हम थोड़ा सा जल मिला दें तो Na+ और OH- का निर्माण होगा। यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जल मिला दें तो मैग्नीशियम आयन बनता है, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलता है। क्लियर? देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर हम देखेंगे कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जितने भी क्षारक होते हैं वो सारे के सारे जल में नहीं घुलते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जो जल में घुल जाते हैं उन क्षारक को हम केवल क्षार कह देंगे। तो सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक सार नहीं होते। फिर देखें, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये विस्फोटिक अवस्था में आ जाते हैं, अस्फलित होकर बाहर निकल सकते हैं। तो हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो इसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उससे क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलाएं, धीरे धीरे करके मिलाएं, हिलाते रहें। तो सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण जो मिश्रण है वो अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, क्योंकि जब हम अम्ल के अंदर जल मिलाएंगे, सांद्र अम्ल के अंदर जल यदि हम मिला देते हैं तो वहां पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जिस पात्र में आपने कांच के पात्र में डाल रखा है वो कांच का पात्र भी टूट सकता है।
क्लियर? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर देखो तनुकरण क्या चीज होती है। तनुकरण का मतलब है कि पानी मिलाने की प्रक्रिया, और जो सांद्रता है उसको कम कर देना ही तनुकरण कहलाता है। तो देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। तो ज्यादा मात्रा में जल मिला देंगे तो वो जो विलयन है वो ज्यादा तनु हो जाएगा। क्लियर? तो सभी अम्ल हैं वो H प्लस आयन उत्पन्न करेंगे। जल मिलाएंगे तो सभी अम्ल क्या करेंगे? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक OH माइनस उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे क्षार या अम्ल की प्रबलता। तो देखिए किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है कि कोई भी अम्ल है वो कितना प्रबल है, प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है। तो जब हम उसे जल के अंदर मिलाएंगे तो उस जल में उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे या OH माइनस आयन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे तो वो अम्ल या क्षार ज्यादा प्रबल होंगे। तो किसी अम्ल की प्रबलता या क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अम्ल और क्षारक की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता का पता लगाने वाली पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।